अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now we will discuss the first chapter of Journal Science of Punjab Textbook Board. So the chapter name is Cellular Organization of Plants and Animals. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब ये होता है बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कैसी है। मीन टू से कि सेल्स मीन जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जिनसे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बनी होती है वो बेसिकली वो क्या हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेल क्या है, मतलब जो बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है, जो बिल्कुल छोटा सा एक स्मॉलर यूनिट है, बेसिकली वो क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट सेल्स को हम स्टडी करेंगे। तो होता ये है, सेल के एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक घर को देखते हैं। ठीक है, जब हम एक घर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईंटों से बना हुआ है। सेम उसी तरह जैसे एक एक ईंट एक घर को बनाने में रोल प्ले करती है, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ होती है, जो पूरा एक प्लांट बनता है, जो एक एनिमल बनता है, वो बेसिकली सेल से मिलकर बना होता है और वो एक एक ब्रिक जैसे हाउस में होती है, वो एक स्मॉलर यूनिट है और वो पूरा घर बनाती है। सेम उसी तरह जो सेल है कि बॉडी बनाता है, इंसानी बॉडी भी और प्लांट्स की भी। ठीक है, तो सेल बेसिकली क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो सेल से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, और जो सेल है अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये बेसिक यूनिट है और फंक्शन है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज जो एक एक सेल है वो डिफरेंट फंक्शंस को का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो है विदाउट एनी रीज़न नहीं बनाई गई। एक एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये जो एक छोटा सा सेल होता है ये भी सिर्फ इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, ट्रिलियन ऑफ सेल्स। और इसकी एस्टिमेटेड अगर हम अमाउंट को देखें जो मैंने नेट से स्टडी की थी उसमें बताया गया कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना ये एमसीक्यू है कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल के अंदर भी सेम उसी तरह से ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया। अब जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब एक सेल से मिलकर जो बने होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम उसके ऑपोजिट देखें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं।
ठीक है। जैसे हाउस के अंदर काफ़ी सारी ब्रिक्स लगी होती हैं, इसी तरह सेम ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह के भी हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो वहीं से मैंने आपको बताया कि जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या हुआ, यूनिसेलुलर हुआ, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल्स आर, अगर आप ये सेल्स वाली फोर्थ लाइन को देखें तो उन्होंने कहा है सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शन। ऑब्वियसली कि सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन तो प्ले नहीं करेंगे ना, क्योंकि सारे सेल्स ने डिफरेंट काम करने हैं, ठीक है। तो उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, उनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे सेल्स की ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक ह्यूमन बॉडी है, उसके आसपास अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी सारे सेल्स दिखाए हुए हैं। तो आप देखें कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, इनके साइजेस भी डिफरेंट है और इसी तरह से इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। जैसे इनके साइज और शेप्स में डिफरेंस है, सेम उसी तरह से इनके फंक्शंस में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग लेफ़्ट तरफ देखें स्किन सेल्स का लिखा हुआ है, तो स्किन सेल्स की शेप भी आपको नज़र आ रही होगी। वो कहते हैं स्किन सेल्स क्या करते हैं, बॉडी को कवर करते हैं और ऑब्वियसली अगर वो बॉडी को कवर कर रहे हैं तो हमारा जो इनर जो पार्ट है, इनर लेयर्स हैं, उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोटेक्शन का हिफाजत प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो मतलब स्किन सेल्स हैं वो हमारे अंदरूनी पार्ट, इनर लेयर्स की प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। तो इसी तरह से स्किन सेल्स का फंक्शन क्या हुआ, स्किन सेल्स का फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन करना, किसकी, इनर लेयर्स की, अंदरूनी तहों की हिफाजत करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड पे बोन सेल्स को देखें, ठीक है, नी के पास यहाँ पे उन्होंने बोन सेल्स बनाए, उनकी भी साइज़ और शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोन सेल्स जो हैं वो कहते हैं वो प्रोड्यूस बोन टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बेसिकली बोन सेल का मतलब क्या होता है कि ये सपोर्ट देते हैं बॉडी को और ये शेप्स भी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे बोन सेल्स का उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो बोन सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात होती है जो MCQ वगैरह में पूछ ली जाती है। ओके, अगर हम अब राइट तरफ देखें, अगर हम अब नर्व सेल की तरफ देखें राइट तरफ, तो उन्होंने, आप यहाँ पे भी देख सकते हो डिफरेंट शेप का है, ठीक है। तो नर्व सेल कंडक्ट मैसेजेस, ठीक है। अब नर्व सेल दिमाग के सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, नर्व सेल से मिलकर बना होता है और उसका काम क्या होता है, मैसेजेस को कंडक्ट करना, एक पैगाम को दूसरे पैगाम तक लेके जाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की, ये जो बिल्कुल नर्व सेल से नीचे नज़र आ रहा है हमें, तो ये कहते हैं वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे वाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स। लाइक हमारी बॉडी में अगर कोई भी मतलब कि एक ऐसा एलर्जन आ गया है, मतलब जो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, तो उसके खिलाफ ये जो है ना काम करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है उसे फाइट करते हैं और उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की, जो वाइट ब्लड सेल के बिल्कुल नीचे आ रहा है, उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल्स करते हैं, ओके। अब अगर हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मूवमेंट को करवाते हैं, मतलब मूवमेंट का रोल प्ले, मतलब इनका फंक्शन क्या हुआ, मूवमेंट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफरेंट बॉडी में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस लिखें, तो आप ये सारे सेल्स का वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
मसल सेल्स होते हैं। तो ये आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा अगर वो ये क्वेश्चन देते हैं कि सेल्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ, वो कहते हैं कि कुछ सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं कि उनको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, मतलब इसमें कोई यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ सेल्स जो बहुत लार्ज होते हैं वो हम आम आंख से आसानी से देख लेते हैं, जैसे योक ऑफ एन एग। हम लोग अंडे की जो जर्दी है उसको इजीली देख सकते हैं अपनी आई से, लेकिन कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं कि उनके ज़रिए हम उन सेल्स को एग्जामिन करते हैं, हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी शेप कैसी है और इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सेल्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये देखें, ब्लू ब्लॉक में बिल्कुल लास्ट पे जो पैराग्राफ है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई हुई है जो एमसीक्यू के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। उन्होंने कहा है कि जो फर्स्टली ये जो टर्म यूज़ की थी वो किस साइंटिस्ट ने यूज़ की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो ये आपने कभी भी नहीं भूलना कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में, जो इंग्लिश साइंटिस्ट था जो, उसने क्या किया था कि एक टर्म सेल को यूज़ किया था और बाद में उसके फंक्शन वगैरह और सब चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखा और उनको उसने सेल्स का नाम दिया। मीन्स के बिल्कुल टाइनी जो पार्ट्स होते हैं उसको उसने क्या कहा कि ये सेल्स हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 5 पे माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपको बहुत बड़ा सारा इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, एक पिक्चर नज़र आ रही है अपनी राइट तरफ, इसमें आप देखें कि वो कहते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप, अभी मैंने आपको बताया था सेल्स को पढ़ाते हुए कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, और ये साइंटिफिक लेबॉर्ट्री इसमें ना अवेलेबल होता है। और इसके अलावा अगर हम लैब्स वगैरह, स्कूल की लैब, साइंटिफिक लैब जो होती है, अगर हम उधर जाके देखें तो वहाँ पे भी हमें माइक्रोस्कोप जो है वो इजीली अवेलेबल होती है। उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और एनिमल के सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है, चलें पहले मैं आपको बताती हूँ माइक्रोस्कोप क्या होती है, देन वी विल डिस्कस अबाउट the procedure that how can we observe the cell under microscope. Okay, microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye, ठीक है। कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि छोटी चीज़ों को देखते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। When we look at something through a microscope, it appears larger. मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का फ़ायदा ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उस चीज़ को हमें बड़ा करके दिखाता है ताकि हम इजीली देख लें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रेजेंट हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो होते हैं बिल्कुल टाइनी पार्ट्स होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। तो बेसिकली मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि सेल्स जो है ना उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जो सेल के अंदर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल आर लाइट माइक्रोस्कोप। दीज माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू शो द इमेजेस। वो कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जो क्या करती है कि लाइट को यूज़ करती है और उसके बाद हमें क्या दिखाती है, इमेज दिखाती है जो हमने माइक्रोस्कोप के अंडर रखा होता है ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ना डिफरेंट पार्ट्स बता दिए हैं सेकंड पैराग्राफ में। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ बेस, इसकी एक बेस होती है, मतलब जैसे हम जिस माइक्रोस्कोप को रखते हैं उसका नीचे वाला जो आर्म होते हैं वहाँ पे उसको उसने बेस का नाम दे दिया, ठीक है। एक आर्म होती है, ठीक है, एक ट्यूब होती है, स्टेज होता है, टू एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं, ठीक है,
एडजस्टमेंट सिक्रीव्स का काम क्या होता है, वो क्योंकि हमने किसी भी छोटे से सेल को ऑब्ज़र्व करना है किसी स्लाइड के थ्रू, तो हमें पहले एडजस्ट करना होता है कि किस तरह से हम लोग उस सेल को ऑब्ज़र्व करेंगे स्लाइड के ऊपर रख कर, ठीक है। तो उसके बाद इनके आप ऐसा करें कि यहाँ पे जो पार्ट्स सारे हैं इसको देखें कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है आई पीस है, इसके अंदर हमने अपनी आँख को एक अपनी आइज़ के थ्रू जो है जो हमने चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट स्क्रीव्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपको आर्म नज़र आ रही है, फिर उसके बाद आपको ट्यूब नज़र आ रही है जो आई पीस के नीचे है, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लेंस नज़र आ रहे हैं। अब ये लेंस है, यहाँ पे हम लोगों ने इसके नीचे अपनी स्लाइड को रखना होता है। इसके बाद आपको स्टेज नज़र आ रहा है, स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड रखेंगे जिसके ऊपर हमने अपने सेल को एग्जामिन करना है, या तो वो प्लांट का सेल हो सकता है, एनिमल का सेल हो सकता है, मतलब जो भी सेल आपने ऑब्जर्व करना है वो आपने एक लास्ट स्लाइड होती है, देखेंगे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एक्टिविटी 1.1 के ऊपर एक स्लाइड पड़ी हुई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो रेड वाला पार्ट इसके ऊपर नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम कोई भी सेल को रख देते हैं। उस सेल को रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर ये जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेज नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को रख लेते हैं। जब हम अपनी स्लाइड को रखते हैं तो फिर हम आई पीस के थ्रू उस स्लाइड को एडजस्टमेंट स्क्रीव्स के ज़रिए सेट करते हुए, लेंस का फोकस करते हुए हम क्या करते हैं, इजीली अपना जो स्लाइड मटेरियल है, जो सेल है, उसको हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि उसकी शेप कैसी है, और उसके बाद फिर हम पता लगा लेते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या रोल प्ले कर रहा है बॉडी में, मतलब हम इन सारी चीज़ों का आइडिया लगाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे कहा द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है 4th पैराग्राफ में, आप देखें, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस भी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखते हैं, ये आपकी बुक पे मौजूद नहीं है लेकिन मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि जो चीज़ आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। ऐसा इमेज जो हमें माइक्रोस्कोप पे नज़र आ रहा होता है, जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो लेंस नज़र आ रहा होता है ऑब्जेक्ट के पास, मतलब जिस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है ना, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके थ्रू क्या होता है, लाइट पास करती है मिरर को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को, जिस सेल को हमने देखना है उसको हम बेसिकली मटेरियल कह रहे हैं, उसको हम ग्लास स्लाइड पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम उसे स्टेज पे रखते हैं। ये जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किए सारे पार्ट्स माइक्रोस्कोप के, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या पता चलता है, हम लोग टू एडजस्टमेंट स्क्रीव्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडजस्टमेंट स्क्रीव्स को यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ पे अपनी स्लाइड को रख के आई पीस के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने आपके 5th पैराग्राफ में बताइए, वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम बिगर दैन इट्स ओरिजिनल साइज। मतलब ये माइक्रोस्कोप की ब्यूटी है कि हम 1500 टाइम्स जो है एक किसी भी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 1500 से ज़्यादा मतलब गुना साइज उसका बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड द सेल। ये इन्होंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, यहाँ पे कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि वो जो है इनसाइड सेल को देख सकें। ऑब्वियसली उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करें तो हम लोग एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देख लेते हैं। जब वो चीज़ बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही वो चीज़ बड़ी होगी हमें उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, उनके फर्दर क्या फंक्शंस हैं, हम इसके काबिल हो गए कि हम उसको भी स्टडी कर सकें। तो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया और इन्वेंट करने के बाद उन्होंने सेल को जो है वो डिटेल में स्टडी किया। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द पेज नंबर 6। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने 2 सेल्स बनाए हुए हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है।
उन्होंने कहा है कि एनिमल सेल प्लांट सेल आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट। अब बेसिकली इन्होंने एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंट दिखाया आपको, क्योंकि आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो एनिमल्स प्लांट सेल मतलब सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि प्लांट सेल का शेप कैसा है और एनिमल सेल का शेप जो है वो कैसा है। यहाँ पे आप देखें एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल जो हैं वो मतलब कि बहुत एक जैसे हैं तकरीबन, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी बेस पे उनको इन्होंने डिफरेंट करके स्टडी किया। ठीक है, देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। A microscopic study of cells shows different part in animal cell। अब जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमल सेल या प्लांट सेल को रख के देखा तो आपको ये इमेज नजर आया। अब ये जो छोटा सा सेल है आपको उन्होंने बड़ा करके ब्लू डायग्राम्स में दिखाए हैं कि प्लांट सेल कैसा होता है और एनिमल सेल कैसा होता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें जो आपके लेफ्ट तरफ है उस पर आप देखेंगे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर उसके बाद वैक्यूल है ब्लू में, उसके बाद बाहर वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को। उसके बाद जो है पर्पलिश सा आपको नज़र आ रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियन है। फिर उसके बाद जो आपको वाइटिश सा फ्लावर टाइप नज़र आ रहा है वो सेंट्रियोल्स हैं। अभी हम इनके डिफरेंट फंक्शंस भी देखेंगे। फर्स्टली आप देख लें कि आपने याद करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेल वॉल की तो यहाँ पे देखें प्लांट सेल में उन्होंने देखा है कि डिफरेंस देख लें आप लोग कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी बल्कि सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन प्लांट सेल में ये डिफरेंस है कि इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था इनका। और इसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो प्लांट सेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट भी हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो ये एक डिफरेंस है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है और सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपने मेन डिफरेंस जो है इसका याद रखना है। और आपने एक और डिफरेंस देखा कि वैक्यूल का साइज़ एनिमल सेल में बहुत छोटा है लेकिन प्लांट सेल में इसका साइज़ लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो साइड पे है जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल दरमियान में है और बहुत बड़ा सारा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला गया है। तो इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है कि वाई एनिमल सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो हैं तो इसमें डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं उसको आपने देखना है। अब अगर हम इनके डिफरेंट पार्ट्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं अगर हम देखें उनकी डेफिनेशंस वगैरह तो हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। अब सेल वॉल जो है अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो कहते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। मतलब सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। और ये हार्ड मटेरियल होता है। जाहिर बात है हार्ड मटेरियल होगा तो ही तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेगा। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है प्लांट सेल की और बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। अब उस हार्ड मटेरियल को हम सेलुलोज कहते हैं। ये भी आपका जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक भी आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है। तो आप बताएंगे हार्ड मटेरियल से बनी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव इट शेप। अब सेल वॉल क्या करती है, सेल को सपोर्ट भी देती है। अब ये इसके फंक्शंस हैं कि ये सपोर्ट सहारा देती है और उसको शेप प्रोवाइड करती है। मतलब जैसी सेल की शेप होगी वो सेल वॉल की वजह से होगी। उसके बाद उन्होंने कहा एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने और बात की है, ये आपने इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपने देखा है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो कहते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग जो एनिमल सेल की होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो है प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है। वो कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो होने वाली सारी मूवमेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की, आपको पता है ना, अभी हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों, अगर एनिमल सेल प्लांट सेल को हम देखें तो उनके अंदर डिफरेंट पार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली हमें बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि इतना बड़ा नहीं होता, ये माइक्रोस्कोप की वजह से हमें इसका साइज़ जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। और उसके अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब सारे पार्ट्स हैं, उनको हमने क्लियरली देख लिया कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को। मीन्स कि जो भी मटेरियल बाहर से सेल के या अंदर से सेल के मतलब आ रहा है, उसको अंदर से बाहर से आ रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, तो उस सब को कंट्रोल कौन करता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। ये डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, पॉइंट टू थिंक। ये लास्ट ब्लॉक में आप देखिए, मैनी टाइनी होल्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज होल्स। वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट होल्स होते हैं, उनका क्या मकसद होता है। अभी तो हमने स्टडी किया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है मूवमेंट को कंट्रोल करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मटीरियल को की मूवमेंट को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर होल्स होंगे तो ही तो मटेरियल अंदर आ पाएगा और बाहर जा सकेगा ना। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्पस होता है इन होल्स का, ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। और एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।